देखो बालकों, आपने पिछले वीडियो में कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। आपने जाना कि हमारी कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है आपके राष्ट्रपति में प्रदान की गई है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और हमारे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारे वो रामनाथ कोविंद है। अब है आज आपके राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ कि राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से कार्य और कौन कौन से जो शक्तियाँ हैं उसे संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो देखो, आपके राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। उसे जो शक्तियाँ प्रदान की गई है उनको सामान्य रूप से हम 2 रूपों में अध्ययन कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली आपके सामान्यकालीन शक्तियाँ या अधिकार, दूसरी है आपके संकटकालीन शक्तियाँ या अधिकार। संकट या आपात, यानी देश पर संकट आ जाए, आपात की स्थिति हो जाए तो राष्ट्रपति कौन कौन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में बात करें तो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं वो आपके प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। इनमें पहली शक्ति आती है आपके कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति, तो देखो आपको राष्ट्रपति की जो नियुक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है कार्यपालिका, उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां जो आपके राष्ट्रपति को दी गई है और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है और इनका उपयोग जो है या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या इसका जो है राष्ट्रपति के नाम से इनका उपयोग किया जाता है। इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में पहली शक्ति आती है आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति या पदच्युति। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और पदच्युति अर्थात उनको पद से हटाने का कार्य भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। देखो, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में और पदच्युति में कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा विदेशों में भारत का नेतृत्व करने वाले जो विदेशों में राजदूत होते हैं उन राजदूतों की नियुक्ति करने का कार्य जो है आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इन पदाधिकारियों को जो आपके राष्ट्रपति द्वारा ही जो है पद से हटाया जाता है। फिर है शासन संचालन संबंधी आपकी शक्तियां और अधिकार। तो देखो, आपके शासन संचालन संबंधी जो नियम है वो नियम जो आपके विभिन्न प्रकार के जो नियम होते हैं शासन संचालन संबंधी, वो नियम जो आपके राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किए जाते हैं और वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों संबंधी जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को भी जो आपके राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया जाता है। ये कार्य जो आपके शासन संचालन संबंधी है राष्ट्रपति के। फिर आपके वैदेशिक क्षेत्र में जो आपके शक्तियां यानी विदेशी मामलों में राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। तो देखो, भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वैधानिक प्रमुख होने के नाते उसे जो है आपके वैदेशिक क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है। वह भारत का वैदेशिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित जो भारतीय दूतावास है उनके लिए राजदूतों, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के जो राजदूत है, राजनयिक जो प्रतिनिधि है जो भारत में आते हैं उनके प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। इसके अलावा भारत द्वारा बाहर चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सरकार का कोई भी मंत्री हो, सरकार द्वारा जो भी आपके विदेशों से समझौते किए जाते हैं, संधियां की जाती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। फिर आपके सैनिक क्षेत्र में शक्तियां और अधिकार। तो देखो, आपके सैनिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां और अधिकार है। देखो, भारत की समस्त जो सेनाएं होती है उन सेनाओं का प्रधान सेनापति
राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान जो सेनानी प्रमुख सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, वही इन सेनाओं का उपयोग कर सकता है। लेकिन हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति इन सेनाओं का उपयोग संसद की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। अर्थात संसद जो है सेनाओं के प्रयोग के संबंध में जो नियम बनाती है उन नियमों के अनुसार ही राष्ट्रपति सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति न तो देखो आपके युद्ध की घोषणा कर सकता और न ही सेनाओं का कहीं अन्यत्र जो है प्रयोग कर सकता। उसे जो है संसद की स्वीकृति सेनाओं के प्रयोग के लिए लेनी पड़ती है। इसके बाद में देखो आपके विधायी शक्तियां हैं। विधायी क्षेत्र में क्या क्या शक्तियां हैं, तो देखो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। मैंने बता दिया आपको, वैधानिक प्रधान होने के साथ साथ हमारी संविधान है वो हमारी जो संसद है उस संसद का भी उसे अभिन्न अंग माना गया है। यानी संविधान में संसद का भी अंग माना गया है, जो आपको बता दिया गया है कि संसद आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। यानी तीनों को हम संयुक्त रूप से संसद कहते हैं, ये बताया था। तो राष्ट्रपति जो आपके संसद का अभिन्न अंग होता है। इस रूप में राष्ट्रपति जो है आपके उसको विधायी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। जैसे आपके विधायी क्षेत्र का प्रशासन है, विधायी क्षेत्र के प्रशासन में आपके राष्ट्रपति जो है आपके संसद के अधिवेशन बुला सकता है। उन्हें अधिवेशनों को जो आपके स्थगित कर सकता है। यानी जो भी संसद के जितने भी वर्ष में 3 बार अधिवेशन होते हैं तो उनसे या विशेष अधिवेशन कोई बुलाया जाता है तो वो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही संसद के अधिवेशन बुलाता है और वही जो है इनका सत्रावसान करता है। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को क्या कर सकता है, समय से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। इसके अलावा देखो आपके राष्ट्रपति जो है आपके विभिन्न जो ऐसा जो है आपके लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का जो कार्य है वो अब तक जो है आज ये लगभग 9 बार जो है लोकसभा क्या हो चुकी है, समय से पूर्व भंग की जा चुकी है। इसके अलावा देखो आपके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, तो देखो आपके सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है आपके राष्ट्रपति। जो संसद है, संसद के राज्यसभा सदन में अर्थात द्वितीय सदन में 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा अर्थात प्रथम सदन में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करता है। जब वो लोकसभा में देखता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखते हैं। तो ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। फिर आपके विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, देखो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि राष्ट्रपति उसको अनुमोदित नहीं कर दे, अर्थात राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर दे। तो संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास में आते हैं, राष्ट्रपति उनको स्वीकृति भी दे सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा भी सकता है। यदि राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए संसद को कोई विधेयक लौटा दिया और संसद उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसी रूप में वापस पारित कर देती है तो दूसरी बार राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। फिर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो देखो हमारी संसद कानून का निर्माण करती है और संसद द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी समय हो सकता है, कोई ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और ऐसे समय में किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के समान ही कार्य करते हैं और इन विधेयकों पर जो आपके ऐसे अध्यादेशों के जो आपके घोषणा के बाद में जो संसद का प्रथम अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में इन अध्यादेशों को पारित करवाना अनिवार्य होता है। अगर संसद के प्रथम अधिवेशन की प्रथम तिथि से 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश पारित नहीं होते हैं संसद में तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा संसद साधारण बहुमत से इन अध्यादेशों को
पहले भी जो है आपके समाप्त कर सकती है। इसके अलावा देखो आपके वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में। वित्तीय शक्तियां जो है आपकी संपूर्ण वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास में निहित है। राष्ट्रपति को वित्त संबंधी पर्याप्त शक्तियां संविधान द्वारा प्राप्त है और संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? आय व्यय का विवरण बजट कहलाता है। बजट रखवाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। देखो लोकसभा में न तो धन विधेयक रखा जा सकता है और न ही अनुदान मांगों संबंधी कोई विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लोकसभा में बजट रखा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही धन वित्त संबंधी कोई भी विधेयक रखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इन विधेयकों को पहले ही स्वीकृति दे देता है और उसकी स्वीकृति से ये सदन में रखे जाते हैं। फिर है न्यायिक शक्तियां। तो देखो न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो है आपके नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित जो आपके अन्य न्यायालयों या स्वयं तथा अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्य व्यवस्था होती है, उस कार्य व्यवस्था के संबंध में बनाए गए नियम होते हैं, उन नियमों को स्वीकृति देता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की कार्य व्यवस्था संबंधी जो नियम होते हैं उन नियमों को वो स्वीकृत करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है समाधान की। कौन सी है? समाधान की। अर्थात राष्ट्रपति न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड प्राप्त या सजा प्राप्त व्यक्ति के दंड को या सजा को क्षमा कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है या उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की आपके सामान्य कालीन शक्तियां थी। इसके बाद में राष्ट्रपति की आती है आपके दूसरी आती है संकटकालीन शक्तियां या आपातकालीन शक्तियां। कौन सी आती है? संकटकालीन शक्तियां या आपातकालीन शक्तियां। तो देखो हमारे संविधान द्वारा संकट के समय में देश संकट का सामना कर सके इसके लिए राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, जो आपके प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से हैं। देखो सबसे पहले देखा जाए तो प्रथम है आपके युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था या शक्ति। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रदान की गई है। तो हमारा जो मूल संविधान है उसके अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, अर्थात ये ज्ञात हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने वाली है, या इस स्थिति का जो आपके ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे शांति और हमारी व्यवस्था नष्ट हो रही है, या फिर आशंका हो गई है इस बात की कि युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, या आंतरिक अशांति के कारण हमारी शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपके संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये मूल संविधान में बात थी कौन सी? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में। लेकिन बाद में जो आपके संविधान का 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया? आपके आंतरिक अशांति के स्थान पर कर दिया गया आंतरिक विद्रोह की स्थिति। आंतरिक विद्रोह की स्थिति की कर दी गई कि आंतरिक जो है आपके सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही जो है आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब भारत का राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं कर सकता, बल्कि किस आधार पर लागू कर सकता है? अब जो है आपके युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर जो है आपके सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लागू कर सकता है। इसके लिए देखो आपके 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। पहले आपको बताई दी कि भाई अब वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लागू कर सकता है युद्ध, बाहरी आक्रमण या
सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरी जो प्रबंध है आपके या व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, वो ये है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में ऐसी सिफारिश की गई हो। ऐसी कैसी? आपातकाल की सिफारिश लिखित रूप में भारत का मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से करे, तभी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीसरी बात यह की गई है कि इस घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत द्वारा ये घोषणा क्या होनी चाहिए? पारित होनी चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए, तभी वो लागू हो सकती है। अन्यथा 6 माह बाद जो आपके अन्यथा ये समाप्त हो जाएगी और एक बार जो है ये घोषणा लागू होने के 6 माह तक लागू रहेगी। अगर 6 माह के बाद भी जो है आपके अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की आवश्यकता पड़े तो संसद द्वारा पुनः क्या करना पड़ेगा? इसको स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अब जो है आपके 6 माह तक संसद अगर आपातकाल को स्वीकृति दे दे तो 6 माह तक लागू रह सकता है। और संसद द्वारा स्वीकृति कितने समय में? 1 माह के अंदर जो है संसद द्वारा इस आपातकाल को स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। संसद एक बार स्वीकृति दे देती है तो कितने समय लागू रहेगा? 6 माह तक लागू रहेगा। दूसरा आपके राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, ये व्यवस्था आपके संविधान के अनुच्छेद 356 में की गई है। कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 356 में की गई है कि किसी राज्य का प्रशासन जो आपके संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र वहां पर विफल हो गया है, फेल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में संकटकाल की घोषणा कर सकता है और ये व्यवस्था आपके अनुच्छेद 356 के तहत है। और इस घोषणा को जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना कहा जाता है। तो देखो आपके ऐसी जो घोषणा होती है कौन सी? इस अनुच्छेद 356 के तहत ये घोषणा कब की जाती है? जब किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य किसी साधन से राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि अमुक राज्य में जो है शासन है संवैधानिक संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है, जिसे मैंने अभी बताया कि इसको राष्ट्रपति शासन लागू होना कहा जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा 2 माह तक की अवधि तक लागू रह सकती है और संसद द्वारा जो है एक प्रस्ताव पास करके राज्यों में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो किसी भी राज्य में जो है संसद भी क्या कर सकती है? एक प्रस्ताव पारित करके 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। और संसद की स्वीकृति, अगर राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है तो संसद की स्वीकृति के बिना ये जो आपके 2 माह तक लागू रह सकती है। 2 माह में राष्ट्रपति संसद द्वारा इसे स्वीकृत होना आवश्यक होता है। और ये संविधान में ये भी कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो है आपके 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। किसी राज्य में जो आपके संसद हर 6 महीने से जो है राष्ट्रपति शासन को लागू कर रही है, वापस उसे जो है उस राज्य में लागू कर रही है, तो जो है किसी भी राज्य में किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं लगाया जा सकता। अधिक से अधिक कितने समय तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने समय तक है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। फिर आपके वित्तीय आपातकाल है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आर्थिक संकट या वित्तीय संकट के समय जो है आपके राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर हम देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिससे भारत की वित्तीय या साख जो है उसको खतरा हो जाए, है ना, तो इसे हम वित्तीय संकट कहते हैं और इसी की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इसकी भी जो आपकी एक निर्धारित अवधि है कि एक निर्धारित समय द्वारा इस घोषणा को संसद द्वारा पारित होना चाहिए, जिसका समय 1 माह है कि 1 माह के अंदर ये राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की जो घोषणा की गई है वो पारित होनी चाहिए और 6 माह तक लागू रह सकती है। 6 माह से अधिक समय के लिए लागू रखनी है तो संसद द्वारा पुनः क्या करना पड़ता है? इसे स्वीकृति प्रदान करवानी पड़ती है, संसद द्वारा पुनः स्वीकृत करना होता है, तभी आगे के समय लागू हो सकती है। ये आपके कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां थी। मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां और कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। आपके सामान्य कालीन शक्तियां एवं अधिकार जो बता दिया अभी आपको, दूसरी आपके संकटकालीन शक्तियां।
तो इस प्रकार ये आपके राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां थी।